जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है थर्सडे, डेट है 19 जनवरी और हर रोज़ की तरह आज भी हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से हैं। तो दो आर्टिकल्स जो कि हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित हैं। अभी कल ही एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर का सर्वे 2022 का आया था। यह प्रथम फाउंडेशन के द्वारा रिलीज करा गया था। इसके बारे समझेंगे क्या क्या की टेक अवेज हैं एसर रिपोर्ट में। बिकॉज देखिए ये अब 2 साल के बाद 2-2.5 साल के बाद स्कूल्स खुले हैं। पैंडेमिक के दौरान एजुकेशन सेक्टर हैड टेकन अ बिग हिट। लेकिन क्या क्या इंटरेस्टिंग रेवलेशंस रहे हैं इस सर्वे में, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। देन एजुकेशन सिस्टम से संबंधित, स्किलिंग से संबंधित एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया है, एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ रीचेक। और अंत में एक आर्टिकल हिंदू में से डिस्कस करेंगे, आईआर से संबंधित है। हैप्पी मैन जेकब ने आर्टिकल लिखा है। आई मस्ट से कि आर्टिकल थोड़ा ज्यादा ही क्रिटिक करता है भारत सरकार की पॉलिसी को टुवर्ड्स चाइना, फ्यूटिलिटी ऑफ अंडर बैलेंसिंग चाइना। और जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी आगे बढ़ने से पहले जैसे हर रोज मैं आपको बताता हूं हमारे संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे। यदि आप अभी जुड़ना चाहते हैं, अपने स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स को पॉलिश करना चाहते हैं प्रीलिम्स 2023 से पहले, तो आप इस संभव लाइव क्रैश कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पूरी असिस्टेंस आपको दी जाएगी। इतना आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइव क्रैश कोर्स है, तो सब्जेक्ट वाइज मंडे टू सैटरडे 2 घंटे 2.5 घंटे रोज आपकी जो क्लास रहती है, यहां पे लाइव बेसिस में आपके साथ आपके सारे कंसेप्ट्स शेयर करे जाते हैं। पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप भी रहती है और साथ के साथ 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो यदि आपको डर है प्रीलिम से, आपको लगता है कि मेरे को बहुत अभी एंग्जाइटी हो रही है, मेरी प्रैक्टिस बहुत कम है, मैं अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ये क्रैश कोर्स आपके लिए रामबाण की तरह काम आएगा। एसर पोस्ट पैंडेमिक फाइंडिंग्स। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि जो एसर का सर्वे है ना, ये रिलीज करा जाता है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। तो अजय पिरामल जी, अजय पिरामल जो है वो चेयरमैन है पिरामल ग्रुप के, और अजय पिरामल चेयरमैन है इस प्रथम ग्रुप के भी, प्रथम फाउंडेशन के, जो कि ये एसर सर्वे निकालता है। और ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में आया था, रुक्मिनी बैनर्जी के द्वारा है। तो रुक्मिनी बैनर्जी सीईओ है प्रथम फाउंडेशन के। और साथ ही साथ एक और आर्टिकल इसे ओरिएंटेड इंडियन एक्सप्रेस में था, स्टोरी ऑफ रिकवरी। तो दोनों आर्टिकल का सिंथेसिस करके यहां पे हम एनालिसिस करेंगे। तो ये 17th सर्वे है एसर का। ये आपको पता हो 2005 से ही एक्सरसाइज हर साल कंडक्ट करी जा रही है, जहां पे सर्वे कंडक्ट किया जाता है बच्चों के लिए 6 साल, जो बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में हैं, ये जानने के लिए कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उनका अटेंडेंस रेशो रहता है, कैसी उनकी रीडिंग एबिलिटीज हैं, कैसे उनकी अरिथमेटिक एबिलिटीज हैं। और इस साल ये जो सर्वे हुआ, इसमें 7 लाख बच्चों को यहाँ पे सर्वे में रखा गया, इनसे सवाल पूछे गए अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंगली जहां पे पैंडेमिक के दौरान एजुकेशन सेक्टर हैड टेकन अ बिग बीटिंग, हम बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते थे, बार बार हम डिस्कस भी करते थे कि देखिए अब छोटे बच्चे जो हैं, बच्चा क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, चलो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आप यूट्यूब पे बैठ के लेक्चर्स देख रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर से वीडियोस में लेक्चर देख रहे हैं, वो और बात है। लेकिन बेसिक जो अरिथमेटिक एबिलिटीज है, बेसिक जो लर्निंग एबिलिटीज है, वो वीडियो देख के नहीं बन पाती है। और इस बात का बहुत डर भी था कि क्या भविष्य होगा बच्चों का, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान अब देखिए जो बच्चा 2019 में 2020 में क्लास 3 में था, अब 2-2.5 साल के बाद जब स्कूल खुले हैं तो वो क्लास 6 में होगा। तो 2-3 साल बीच में जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अरिथमेटिक और रीडिंग एबिलिटीज बनाने के लिए, वो मिस हो गए। इनफैक्ट आज न्यूज़ में आया भी था, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन भी आई थी न्यूज़पेपर में कि हरियाणा में और खास करके नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि 31 बच्चे सरकारी स्कूल में, 31% बच्चे ऐसे हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जिनको रीडिंग एबिलिटीज इनकी अच्छी नहीं है, जो रीड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अरिथमेटिक एबिलिटीज अच्छी नहीं है। तो बहरहाल इस बात को लेके काफी यहां पे डर था, काफी चिंता थी। सरप्राइजिंगली सर्वे बताता है कि एनरोलमेंट हैज गॉन अप इवन इन अ पीरियड व्हेन स्कूल्स वर शट डाउन। इनफैक्ट एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। नाउ दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज देखिए अब पेरेंट्स के पास भी जॉब्स नहीं थी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी अब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी पैंडेमिक के टाइम।
फाइनेंशियल क्रंच था, तो इस करके कहा जाता है कि चलो सरकारी स्कूल में फीस कम होती है तो वहां पे हम अपने बच्चों का दाखिला कर देते हैं। तो बहुत डर था, बच्चों में भी डर था, पेरेंट्स में भी डर था कि भविष्य का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। बहुत ज़्यादा फियर था कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चियां जाती हैं, जो लड़कियां जाती हैं, कि वो भी ड्रॉप आउट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं कि स्कूल खुल गए हैं। आगे बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये चैलेंज हमेशा रहता है, पैंडेमिक से पहले भी रहता था, बच्चों की अटेंडेंस का। हमने ये इंश्योर करना है, सर्वे ने ये इंश्योर करना है कि बच्चे क्या स्कूल रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस पैटर्न ज़्यादा चेंज तो नहीं हो रहे हैं। अब ऑफकोर्स स्कूल्स कुछ राज्यों में पहले जैसे कुछ ऐसे, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पे स्कूल्स 2021 में खुल गए थे। कुछ राज्यों में स्कूल्स जो थे वो बाद में खुले थे, लेट ऑफ 2021 में खुले थे। कुछ स्टेट्स में 2022 में खुले थे, तो वो वेरी कर रहा था, है ना। तो अब ये देखना है कि अटेंडेंस पैटर्न में ज़्यादा बदलाव आने वाले टाइम में ना आए। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ग्राफिकल सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 2010 में ऑलमोस्ट 72% इनरोलमेंट जो था बच्चों का वो सरकारी स्कूल में था। फिर हम 2010s में अगर हम देखें, 2014, 2018, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल्स में इनरोलमेंट बच्चों का बढ़ रहा था। चलो अब 2022 में पोस्ट द पैंडेमिक ईयर्स, अब अगेन देखने को यहां पे मिला है दैट फ्रॉम अराउंड अबाउट 65.6% enrollment in the government schools in 2018, this percentage has gone up to almost 73%. Almost 73% enrollment in the government schools by 2022, and we are seeing a decline in the enrollment in the private schools. Interestingly, एक और यहाँ पे जो रेशो हमारे सामने, फिगर हमारे सामने आया है, more students, more children are taking a private tuitions outside the schools. तो आप जैसे देख सकते हैं बिहार, नागालैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग पिछले 4 सालों में 10% इंक्रीमेंट देखने को मिला है बच्चों में जो कि प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे हैं। ऑल इंडिया बेसिस की बात करें तो लगभग 4 से 5% बच्चों ने प्रेफर करा है स्कूल के बाहर भी प्राइवेट ट्यूशन लेना। ठीक है, उसी तरह से बाकी आंकड़े भी हम देख सकते हैं। बेसिक रीडिंग, अब ये यहां पे एक थोड़ी कंसर्न वाली बातें आती हैं कि अगर हम अरिथमेटिक एबिलिटीज की बात करें तो रीडिंग एबिलिटीज के लिए ब्लू जो ग्राफ है, जो ब्लू लाइन से जो ग्राफ डिनोटेड है वो है, और ग्रीन जो कलर है दैट डिनोट्स द अरिथमेटिक एबिलिटीज। एज फार एज द रीडिंग एबिलिटीज इज कंसर्न, सो 2018 में रीडिंग एबिलिटीज 27.2%, और यहां पे हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो बच्चे क्लास 2, क्लास 3 में जाते हैं, तो 27% ऑफ दीज किड्स दे वर एबल टू रीड एफिशिएंटली। दिस हैज ड्रॉप्ड डाउन टू 20.5%। देखिए, अब आप जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिए, लेकिन रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग प्रोफिशिएंसी बनाना, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। टीचर क्लासरूम में खड़ा है, वो आपको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है बच्चों को अपनी रीडिंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, प्रोफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। ऑनलाइन वीडियोस देख के आपकी रीडिंग स्पीड या एफिशिएंसी नहीं बनती है। एट द सेम टाइम अरिथमेटिक एबिलिटीज की बात करें, दैट इज स्टिल, आई मीन, इतना मैसिव डिक्लाइन नहीं आया अरिथमेटिक एबिलिटीज की जहां पे बात हो। अब एज फार एज प्राइवेट ट्यूशन इज कंसर्न, तो यू माइट आस्क कि बच्चे प्राइवेट ट्यूशन क्यों ले रहे हैं। आई रिमेंबर हमारे स्कूल टाइम में, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, तो एक टैबू माना जाता था कि अरे आप ट्यूशन जाते हैं तो आप बहुत नालायक हैं। तो नालायक बच्चे ट्यूशन जाते होते थे हमारे स्कूल टाइम में। आज के टाइम पे तो हर कोई पेरेंट कहता है कि भी हमारे बच्चों को हम अच्छी ट्यूशन प्रोवाइड करें, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली में से हैं, चाहे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में से हैं, चाहे आप हायर मिडिल क्लास फैमिली, किसी मर्जी आप वर्ग में से हैं। हर कोई पेरेंट चाहता है कि चलो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि चलो हमारे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन मिले। बाहर जाके गली मोहल्ले में कोई ना कोई ट्यूशन टीचर होता है जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर देता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी रहता है। अब स्कूल में तो आपको टाइम पे फीस भरनी पड़ती है। ट्यूशन वाले जो आपके भैया हैं या जो ट्यूशन वाले आपकी दीदी हैं, उनको फिर भी आप कह सकते हैं कि भैया या दीदी आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हम फीस दे देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और पेरेंट्स को भी लगा कि चलो स्कूल तो बंद है, अब स्कूल बंद है तो टीवी पे एजुकेशन देखना या वीडियोस पे, ऐसे यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ाई करना, इसका तो पेरेंट्स को लगता है कि ये तो नॉन सीरियस अप्रोच है पढ़ाई करने का। तो बेटर है कि स्कूल बंद है तो कोई बात नहीं, बाहर आप ट्यूशन पढ़ने जाइए, प्राइवेट ट्यूशन लीजिए जब तक आपके स्कूल नहीं खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन ने वो हेल्प करा बच्चों को। अब जहां पे फाउंडेशनल स्किल्स की बात आती है तो मैं निपुण भारत की बात करना चाहूंगा। अब देखिए, निपुण भारत के चलते एम्फोसिस ले, अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में रोल आउट करी गई थी, उसके चलते बहुत एम्फोसिस दिया गया था कि जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो क्लास 3 के लेवल तक के जो है, यानी कि 7-8 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनमें एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ रीडिंग और अरिथमेटिक एबिलिटीज बढ़ जाए। उसके लिए निपुण भारत मिशन को रोल आउट करा गया था अंडर द एजेस ऑफ NEP। इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये पाई गई है कि अब इस मिशन के बारे और इस मिशन
के चलते टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बारे, ये काफी इंकरेजिंग आंकड़ा हमारे सामने आया है। लगभग 80% जो स्कूल्स हैं उन्होंने रिपोर्ट करा कि उनको गाइडलाइंस मिल चुकी हैं निपुण भारत के चलते, और टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं निपुण भारत के चलते। टीचर्स कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं बच्चों की रीडिंग और अरिथमेटिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। 7-8 साल की उम्र जो होती है, फाउंडेशनल एज होती है, अगर आप उस वक्त बेसिक अरिथमेटिक एबिलिटीज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो आगे जाके आप एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वो सब कैसे कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, इस करके बहुत जरूरी है कि इस मोमेंटम को आगे ही कंटिन्यू करा जाए, बिकॉज ये मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है। एटलीस्ट स्कूल्स में, टीचर्स में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इम्बाइब हो चुके हैं। निपुण भारत के गोल क्या है कि भी एवरी चाइल्ड बाय क्लास 3 दे कैन रीड एंड डू बेसिक अरिथमेटिक। जो नंबर थे ऑफ ऐसे बच्चों के बिफोर कोविड, दैट वाज स्टिल encouraging 30%, लेकिन नाउ आफ्टर कोविड दैट हैज कम डाउन टू 20% एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न, एंड फॉर अरिथमेटिक around about 26%. So we need to increase this. Okay, COVID came. COVID के कारण बच्चों की reading abilities definitely took a hit, but now we have to carry on from this momentum, especially when the NEP is also being rolled out in this academic session. एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फ्रेम करी गई थी। बहुत एम्फोसिस यहां पे दिया गया था फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। निपुण भारत यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो बहुत मेजर पुश दिया गया था निपुण भारत मिशन के चलते कि बच्चों की एबिलिटी को डेवलप करना है। अंत में वे फॉरवर्ड में एक मैसेज जो कि कॉलमनिस्ट के दोनों ही आर्टिकल्स में एक जो इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड आया है वो ये है, आंगनवाड़ी सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आंगनवाड़ी सिस्टम आपको बताना चाहता हूं, जो रूरल चाइल्ड केयर में जो आंगनवाड़ीज होते हैं, रूरल चाइल्ड केयर में इंगेज होते हैं, तो कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ आंगनवाड़ी सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज ये आंगनवाड़ी सिस्टम बहुत मदद कर सकता है निपुण भारत मिशन के चलते बच्चों की फाउंडेशनल एबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी रहेगा। इसके लिए आंगनवाड़ी सिस्टम को बहुत एडिक्वेटली फंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए जो आंगनवाड़ी सिस्टम में जो स्टाफ इन्वॉल्व है ना, जो भी स्टाफ यहाँ पे रहेगा आंगनवाड़ी सिस्टम में, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको सिखाना, उनको समझाना, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो स्कूल सिस्टम्स में टीचर्स को जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है रीडिंग और अरिथमेटिक एबिलिटीज बच्चों की बढ़ाने में, तो आंगनवाड़ीज को भी वो कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ मेजर रीजिग, ये बिजनेस लाइन में आर्टिकल आया है। तो अगर सवाल पूछ के देखें, अगर सरकारों को दुनिया भर में, अगर हमारी सरकार की भी बात करें, अगर कोई ऐसी चीज उठानी हो जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए प्रायोरिटी एरिया है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो कौन सा होगा, जिसके चलते ऐसा कोई एरिया जहां पे वो इन्वेस्ट करे और लोगों का भविष्य अच्छा हो सके, सुनहरा हो सके। बजट आने वाला है, तो बजट, अपकमिंग बजट के चलते बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे कि कहां कहां पे सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जहां पे लोगों के भविष्य की बात आती है और हमारे सरकार की हम बात करें, तो हमारे सरकार का प्रायोरिटी क्या है, फोकस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनाना, रोडवेज बनाना, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना, पावर नेटवर्क्स बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बजट आने वाला है कुछ ही हफ्तों में, और इस करके काफी सारी प्रायोरिटीज होंगी। सरकार को सारी ही प्रायोरिटीज को यहां पे मैनेज करना है, इंफ्रा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वैसे अब ऑब्वियसली अगले साल इलेक्शन भी है, तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा था कि ज्यादा जो बजट है पॉपुलिस्ट ना हो, अपीजमेंट, लोगों को अपीज करने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ऐसा बजट ना बनाया जाए जो बहुत पॉपुलिस्ट है। लेकिन सरकार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स का भी ध्यान रखना है, सोशल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। तो लेकिन यह बात तो जरूर है कि हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, वो होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सड़कें, रेलवेज और एयरपोर्ट्स नहीं आते हैं, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, वो भी सब कुछ आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हर साल इस टाइम पे, इतनी सर्दी में, जनवरी में स्विट्जरलैंड में समिट होता है, अभी भी समिट चल रहा है। तो इस सम्मेलन में वहां पे काफी सारे बिजनेस लीडर्स आए हैं, काफी सारे गवर्नमेंट डिग्निटरीज वहां पे पहुंचे हैं। अब जो बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे वो आईटी में से हो, फार्मास्यूटिकल में से हो, फाइनेंस में से हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में से हो, उनको अपने ट्रेड के बारे, अपने धंधे के बारे, अपने प्रोफेशन के बारे एक दो बातें तो पता होती हैं। लेकिन क्या उनको बातें पता है कि आने वाले भविष्य में बच्चों का, यंगस्टर्स का कैसे जिंदगी शेप अप करनी है? उम्मीद तो है कि बिजनेस लीडर्स को पता होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे तो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, आज के टाइम पे तो द मार्केट इज द किंग, एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मार्केट। सो देयरफॉर दैट मीन्स दैट द बिजनेस लीडर्स वेरी वेल नो दैट हाउ टू शेप द फ्यूचर। इज दैट सो? नो, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेज कि ऐसा नहीं है, कि चाहे आप जितने मर्जी इन्फ्लुएंशियल हैं, जितने मर्जी बड़े बिजनेस लीडर हैं, आप भविष्य तय नहीं कर सकते बच्चों का। वो जिम्मेवारी फिर भी सरकार की ही रहेगी। दो रिपोर्ट्स, अब देखिए यहां पे दोनों रिपोर्ट्स को लिख लेना,
प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि मार्केट्स ऑफ टुमारो और जॉब्स ऑफ टुमारो, ये ऑफनली हर्ड इन न्यूज, ऑफनली सीन इन न्यूज इज कंटेक्स्ट टू व्हाट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये दो रिपोर्ट्स निकाली गई थी, मार्केट्स ऑफ टुमारो एंड जॉब्स ऑफ टुमारो, जहां पे ये बात को इन्फर करा गया था कि नहीं, बिजनेस लीडर्स नहीं तय कर सकते कि आने वाले भविष्य में बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। तो मार्केट्स ऑफ टुमारो में यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लगभग 12,000 बिजनेस लीडर्स को सर्वे किया, क्वेश्चन किया, स्प्रेड अक्रॉस 120 कंट्रीज, और पूछा कि भैया ये बताइए कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी ऐसी इमर्जिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपके हिसाब से बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं आने वाले 10 साल में। हर किसी का आंसर बड़ा डिफरेंट था, लेकिन यह बात तो जरूर है कि जो सबका आंसर था वो कहीं पे भी उनके देश की सरकारों की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज के साथ मैच नहीं कर रहा था। यह बात भी हम समझे। अब अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लीडर्स, एक सेक्टर जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स दे सकता है स्पेशली फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। आज के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में बहुत इन्वेस्ट किया जा रहा है, और एग्रीटेक जैसे एडुटेक है तो उसी तरह से एग्रीटेक सेक्टर भी है। एग्रीटेक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल लाई करता है सेक्टर में। और उसके बाद ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर, वर्कफोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी टेक्नोलॉजीज इन सेक्टर्स में पर्टिनेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को यहां पे माना गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस किसी बिजनेस लीडर ने नहीं दिया। अब जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात आती है, अब देखिए आप इस बात को आपको जान के भी बहुत हैरानगी होगी दैट पिछले 10 सालों में अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें ग्लोबली तो वो 9% बढ़ी है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली हमको ये बात भी समझनी है कि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बढ़ाने में। और अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 यानी कि अचीविंग जीरो हंगर अगर ये अचीव करना है, या हमने फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को और स्ट्रेंथन करना है, इन दोनों बातों के लिए हमको अपने ऋषि सेक्टर को, ऋषि क्षेत्रों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? लगभग 28% बढ़ाना पड़ेगा आने वाले 10 सालों में। आप सोचिए, पिछले 10 सालों में 9% प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, आने वाले 10 सालों में 28% प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और प्रोडक्टिविटी होगी तो अच्छी बात है। हमको नहीं पता अगला पैंडेमिक कब आए कब ना आए, लेकिन हमने ग्लोबल हंगर देखा कि ग्लोबल हंगर हैड रीच्ड रिकॉर्ड लेवल्स व्हेन द पैंडेमिक हैड ब्रोकन आउट। तो ये चैलेंजिंग बात होगी। देन यहां पे क्वालिटी जॉब्स की बात आती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 10 मेजर इकोनॉमीज को, जो दुनिया की 10 मेजर इकोनॉमीज हैं, व्हिच ऑब्वियसली इंक्लूड्स इंडिया एज वेल, ये बात सर्वे करके देखा कि कितनी जॉब्स, कितनी क्वालिटी जॉब्स इन 10 देशों में क्रिएट हो सकती हैं। क्वालिटी जॉब्स एंड क्वांटम ऑफ जॉब्स, यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स एंड क्वालिटी ऑफ जॉब्स दोनों कैसे रहेगी। अब इंटरेस्टिंगली यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जॉब्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो सोशल सेक्टर में आ गई जॉब्स, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और फिर आपकी ग्रीन जॉब्स आ गई, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल होल्ड करते हैं ग्रीन जॉब्स, यानी कि एग्रीकल्चर हो, रिन्यूएबल सेक्टर हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, आने वाले कुछ समय में उम्मीद की जाती है कि 6 से 7 करोड़ जॉब्स इन 10 देशों में ही अकेले क्रिएट होगी। तो वेरी गुड, 6 से 7 करोड़ जॉब्स, दैट्स क्वाइट रिमार्केबल। बट हमारी आबादी देखिए, हमारी आबादी तो बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वी नीड मोर जॉब्स। लेकिन हार्श रियलिटी क्या है? हार्श रियलिटी ये है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, नौजवानों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नौजवान जो है, अभी भी हम अपने आप को कह सकते हैं कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। देखिए, अब यहां पे जो मेन थीम है आर्टिकल की, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी इज नॉट एज गुड एज यू हैव इट, टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज यू एक्सरसाइज इट। एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा अजीत डोभाल जी का यूट्यूब पे, जहां पे वो पावर के बारे में बात करते हैं कि पावर इज नॉट एज गुड एज यू हैव इट। पावर का तभी फायदा है जब आप उसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की बातें आ गई, 10 नई टेक्नोलॉजीज कौन सी होंगी। इतने सारे बिजनेस लीडर्स को पूछा, किसी ने एग्रीटेक बोला, किसी ने एजुकेशन में बोला, किसी ने रिन्यूएबल एनर्जी में बोला। चलो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ भी जाए, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, उस बात की स्किल सेट वो कैसे हमारे पास आएगी, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम रेवोल्यूशन लेके आ गए, एग्रीटेक सेक्टर में भी हम इनोवेशन लेके आ रहे हैं, रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से बहुत पार्टिसिपेशन मिल रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। लेकिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, उपयोग करना इजी तरीके से, वो भी तो बहुत जरूरी है। तो टैलेंट है लेकिन स्किल्स नहीं है,
डिग्रीज तो बहुत सारी हैं हमारे नौजवानों के पास, लेकिन स्किल नहीं है। तो यहां पे गैप आ जाते हैं कि आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री जितना मर्जी इन्वेस्ट करे जॉब क्रिएशन में, लेकिन गैप आ जाता है बिटवीन जो एजुकेशन आप रिसीव कर रहे हैं थ्योरेटिकली और जो स्किल सेट आप अक्वायर कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल बात आती है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने करना है, लेकिन इंडियन फार्मर नीड्स टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू अक्वायरिंग मच हायर स्किल सेट एज वेल। दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। क्यों? बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो हमारा बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत अंडर फंडेड है। तो यहां पे यानी कि आर्टिकल में कंक्लूजन में कॉलमिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दो, लेकिन स्किल इंपार्टमेंट में और एजुकेशन में भी प्रायोरिटी देना भारत सरकार के द्वारा बहुत जरूरी है। तभी आने वाले 10-15 सालों में नई टेक्नोलॉजीज का लाभ हम उठा पाएंगे। लास्ट आर्टिकल ये हैपीमैन जेकब ने लिखा है, फ्यूटिलिटी ऑफ अंडर बैलेंसिंग चाइना। मस्त से कि आर्टिकल में काफी क्रिटिक है, काफी क्रिटिसाइज करा गया है। नाउ अगेन हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। आप कह सकते हैं कि देखिए हमारी इतनी भी बुरी रणनीति तो नहीं है चाइना को लेके। अभी रिसेंटली तवांग में क्लैशेस हुए थे, राजनाथ सिंह जी ने कहा था पार्लियामेंट में आके, देखिए हमारे जवानों ने, हमारे सोल्जर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हमारे जो जवान हैं, हमारे जो बहादुर जवान हैं, पिछले 2.5 सालों से LAC पे तैनात हैं और चाइना की ऐसी कोशिशों को जब भी चाइना इंकर्जन करता है, इंटरफेरेंस करता है, उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो, चाहे वो तवांग की बात हो। लेकिन यहां पे एक टर्म यूज करते हैं हैपीमैन जेकब कि भाई हम अंडर बैलेंस कर रहे हैं चाइना को। ना अंडर बैलेंसिंग का मतलब क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी में, अगर आप PSIR के स्टूडेंट हैं, यानी कि अपने ओपोनेंट को ना हल्के में लेना, अपने ओपोनेंट को बहुत ही कमजोर, मतलब आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो एनिमी आपको अटैक कर रहा है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप डीठ बन गए हैं। आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, अरे हमको कोई टेंशन नहीं है, हम अपने आप हम कर लेंगे मैनेज, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं, कब तक वो मारता रहेगा अपने आप चुप हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रही हैं कि हमारी जो अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ज्यादा प्रूडेंट नहीं है। अब यू माइट से दैट नहीं सर हमारी अप्रोच बहुत प्रूडेंट है, बट हम आर्टिकल में कॉलमनिस्ट के व्यूज को एनालाइज कर रहे हैं। यानी कि हम क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, कि भाई चलो किसी दिन चाइना अपने आप चुप हो जाएगा। चाइना अगर आज हमको अटैक कर रहा है, आज LAC में, कभी लद्दाख में आ रहा है, कभी तवांग में आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, या क्या है हमारी अप्रोच, या क्या है हमारी अप्रोच, या क्या हम चाइना को अपीस करने में बिलीव करते हैं कि चलो चाइना अगर हमारे खिलाफ और गुस्सा होता है तो उतना चाइना के साथ हम प्यार से बात करें। यानी कि गांधीगिरी अप्रोच की बात आ जाती है कि अगर चाइना हमको यहाँ पे थप्पड़ मारे तो हम उनके सामने फूल रख दें। क्या ये अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, या एक ऑस्ट्रिच टाइप अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं कि भाई मुसीबत आती है तो अपना जो सिर है वो जमीन में गाड़ लो, कि भाई हाइडिंग फ्रॉम द थ्रेट ऑल टुगेदर, कि कोई बात नहीं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आता है दैट विल गोइंग इजी ऑन चाइना, अगर हम चाइना के प्रति ज्यादा सख्ती नहीं अपनाते हैं तो क्या चाइना अपना अग्रेशन अपने आप कम कर देगा? चाइना सोचेगा कि चलो इंडिया तो कुछ कहता नहीं है, इंडिया बेचारा बहुत भोला है, तो हम कुछ नहीं कहते इंडिया को। कि चाइना, क्या ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारे लिए हो सकती है कि हम चाइना के थ्रेट्स को, चाइना के अग्रेशन को इग्नोर करते रहे और अपने आप चाइना का अग्रेशन डिसअपीयर हो जाएगा? हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए टू थ्रेट? देखिए एक बहुत ग्रोइंग कॉन्शियसनेस है यहाँ पे सरकार के अंदर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि भाई आज के टाइम पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना से है, पाकिस्तान से नहीं है। आज के टाइम पे LOC में फिर भी जो तनाव है वो काफी कम हो गए हैं, लेकिन LAC पे जो तनाव है वो काफी बने हुए हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चाइना के साथ कम से कम ट्रेड करें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ज्यादा चाइना से ना करें, बिकॉज वैसे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है चाइना के साथ। केवल PUBG को डिलीट करने से या टिकटॉक को डिलीट करने से चाइना को फर्क नहीं पड़ता, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो जाता। लेकिन नेवरदलेस हम क्रिटिक यहाँ पे ये आता है, क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये आता है कि हम क्या कॉम्प्रिहेंसिवली असेस कर पा रहे हैं चाइना के थ्रेट को, कि कितना खतरा है। ये बात तो हमने मान ली स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने कि सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम पे हमको चाइना से है। कितना खतरा है, क्या उस बात को स्ट्रेटेजिकली हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? व्हाट इज मिसिंग? What is missing is a clear cut. Unambiguous means कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, यानी कि बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, एम्बिग्विटी क्या होता है? जब आपको कंफ्यूजन होती है, डिलेमा होता है। अनएम्बिगुअस क्या होता है? कि भी आप क्लियर हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो व्हाट इज मिसिंग इज अ क्लियर कट पॉलिटिकल कमिटमेंट कि कैसे हम चाइना के थ्रेट को मैनेज कर सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को भी बहुत मजा आता है पार्लियामेंट में ये डिबेट को शुरू करने का कि भाई चाइना ने, अभी पीछे जैसे राहुल गांधी जी का भी बयान आया था कि चाइना ने 2000 किलोमीटर की टेरिटरी एक्वायर कर ली है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं है। चलो ये बातें ओपोनेंट ऑपोजिशन पार्टीज को भी मुद्दा मिलता है ना, ऐसे ही मतलब पार्लियामेंट में बातों को भड़काने का। लेकिन यहां पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो क्लियर कट क्यों नहीं है।
हमारी जो स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स चाइना, क्या वो कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम अपनी आंखें बंद कर दें और ये सोचें कि आसपास अंधेरा ही अंधेरा है, कि कोई बात नहीं, आसपास अंधेरा है, अभी सब रोशनी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अब साथ में ये बात भी है कि अगर हमने बैलेंस करना है चाइना को, अगर हम अंडर बैलेंस कर रहे हैं वो भी खतरे की बात है। लेकिन अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं चाइना को, यानी कि अगर हम चाइना के थ्रेट को स्वीकार करके और अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाते हैं, तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का यह भी कहना है कि उसमें भी रिस्क है कि अगर हम चाइना को चेक रखने की कोशिश करते हैं, अपनी यहां पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाते हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, सड़कें बनानी शुरू करते हैं एलएसी में, उससे भी चाइना भड़क जाता है। उससे और खतरा हो सकता है कि चाइना हम पे और भड़क के हमारे साथ लड़ाई कर सकता है। यानी कि हमारी अप्रोच ये रही है कि चलो चाइना हमारा पड़ोसी है, हम प्यार के साथ, डायलॉग के साथ, डिप्लोमेसी के साथ बात करें और चाइना को इंटिमिडेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वैसे भी हम अपने सॉफ्ट पावर को ग्लोबली हार्नेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अप्रोच क्या हमको काउंटर फायर कर रही है? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, पॉसिबल तो नहीं है, ना डिजायरेबल है कि हम चाइना के साथ एकजुट होकर एलएसी को मैन करें, इंटायरली हम उसको गार्ड करें 24 घंटे। दूसरी बात, अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे चाइना को, रिस्पॉन्डिंग टू चाइना कुड पोटेंशियली स्प्रेड द फाइट, यानी कि अगर हम ज्यादा चाइना को भड़काते हैं तो चाइना भड़केगा और उससे लड़ाई हो सकती है, मामला और बढ़ सकता है। लेकिन बैलेंसिंग अप्रोच वो भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, कॉलमनिस्ट कह रहे हैं। और अंडर बैलेंसिंग अप्रोच, उससे चाइना सोचता है कि भी इंडिया कुछ कर ही नहीं रहा, यानी कि इंडिया को हल्के में लिया जा रहा है, और चाइना 2 बार नहीं सोचेगा एस्केलेट करने से पहले। तो अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? अब लेकिन सबसे पहले हम समझें कि अंडर बैलेंसिंग में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कि अगर हम चाइना के इस थ्रेट को अगर सीरियसली स्वीकार ना करें, यानी कि अगर हमारे अंदर फिर भी एम्बिग्विटी है टुवर्ड्स चाइना, तो इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। पहली बात, तो अगर हम एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अ फार मोर पावरफुल चाइना इज लाइकली टू इंक्रीज द टेम्पो ऑफ इट्स टेरिटोरियल परस्यूट्स। देखिए, जब तवांग क्लैशेस हुए थे ना, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। आई रिमेंबर प्रताप भानु मेहता का एक आर्टिकल आया था जहां पे ये बात मेंशन थी, दैट देखो कि हम ये बात कहते हैं कि जी हमारा परसेप्शन एलएसी का ये है कि एलएसी 3488 किलोमीटर है और चाइना का परसेप्शन एलएसी का 2000 किलोमीटर का है। हम परसेप्शन वर्ड को बीच में लेके आते हैं, चाइना परसेप्शन वर्ड बीच में नहीं लेके आता। चाइना कहता है कि मैं जब मर्जी चाहूं, कहीं मर्जी चाहूं अटैक कर सकता हूं एलएसी में, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो, ईस्टर्न सेक्टर हो। तो क्लियरली अगर हम क्लियर नहीं है, अगर हम ये अंडर बैलेंसिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो चाइना इस तरह के अटैक्स आने वाले टाइम में और बढ़ाता रहेगा। मोर सो, अंडर बैलेंसिंग चाइना ऑल्सो इंटेल्स अ लैक ऑफ पॉलिटिकल क्लैरिटी रिगार्डिंग द चाइना थ्रेट एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ रेड लाइंस टू मीट दैट थ्रेट। इसका मतलब इसके चलते आगे और अनसर्टेनिटी हो सकती है। यदि अगर हम क्लियर नहीं हैं चाइना को लेके या चाइना की थ्रेट को लेके, तो आज हम चाहे अमेरिका के साथ बहुत दोस्ती अपनी गहरी कर रहे हैं, जापान के साथ अपनी दोस्ती गहरी कर रहे हैं, तो अगर हम क्लियर नहीं हैं, तो कल को चाइना के साथ हमारा कोई क्लैश होता है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि कल को हमको जापान हमारी मदद करने आएगा या अमेरिका हमारी मदद करने आएगा? उनको भी तो हमने कुछ सिग्नल करना है ना। अगर हम एक अनएम्बिगुअस अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं टुवर्ड्स चाइना, तो वो क्या सोचेंगे फिर? थ्रेट पोस्टपोनमेंट की बात आती है तो हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये भी थिंकिंग आती है, तो देखो अभी हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो अभी पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट है। अभी हमने बहुत सारा खर्चा अपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स में करना है, पॉवर्टी से लोगों को अपलिफ्ट करना है। तो अगर अभी इतना सारा खर्चा अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे, वेपन्स को बनाने में करेंगे, तो वो सही नहीं होगा। पहले अपनी कैपेसिटी को बनाते हैं, बाद में हम चाइना के थ्रेट के साथ डील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम थ्रेट को पोस्टपोन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर हम थ्रेट को पोस्टपोन कर रहे हैं, इसके चलते चाइना बड़ा ऑप्टिमिस्ट फील करेगा। चाइना ये फील करेगा कि इंडिया हमको लेके सीरियस नहीं है, और चाइना फिर 2 बार नहीं सोचेगा हमको अटैक करने से पहले। That could lead to loss of territory before it gets too late, before we realize कि ये जो थ्रेट पोस्टपोनमेंट वाली जो बात आ रही है, इस बात का अगर हमको रियलाइजेशन बहुत देर से होता है, कहीं ये ना हो कि टेरिटरी चाइना हमसे एक्वायर कर ले। हमारे लिए डिलेमा क्या है? तो डिलेमा यही है कि अभी हमारा कोई क्लियर कट पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन नहीं है, ऐसी बात हैप्पीमैन जेकब कह रहे हैं। सो ठीक है, अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें, भड़काएं, तो चाइना फील करेगा मेरे को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एस्केलेट करेंगे, उसमें भी अनसर्टेनिटी है। नहीं एस्केलेट करेंगे तो उसमें भी हमको लॉस ऑफ टेरिटरी देखने को मिल सकता है। तो चाइना सोचेगा कि चाइना कहेगा कि इंडिया यानी कि हल्के में ले रहा है, इंडिया को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या यहाँ पे सजेशंस यहाँ पे रेकमेंड करे गए हैं बाय हैप्पीमैन जेकब? एक तो बात करेगी कैलिब्रेटेड एस्केलेशन की, कि भी देखो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। अगर वो आपको अटैक करे तो आप भी मारो, अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप भी उसको थप्पड़ मारो। आपको फूल दिखाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप तैयार रहें कि भी आने वाले समय में चाइना इस तरह के इंकर्जन्स और कर सकता है, जैसे अभी तवांग में किया था। उसके बाद राइजिंग द स्टेक्स ऑफ द वॉर फॉर चाइना। अब अगेन यहां पे रेजिंग द इकोनॉमिक कॉस्ट की बात आती है
चलो अभी ट्रेड डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है हमारा चाइना के साथ, इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट चाइना के ही फेवर में है, लेकिन हाउ अबाउट वी रेज द इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर चाइना बाय रिड्यूसिंग, कि हम चाइना से हाईटेक इंपोर्ट्स नहीं मंगा रहे हैं। बहुत ऑपर्चुन यहां पे एक अच्छा मोमेंट है, यहां पे भारत को अपॉर्चुनिस्टिक होने के लिए कहा गया है कि यहां पे हम अपना न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी एम्फसाइज कर सकते हैं, चाइना को एक मैसेज भेजने के लिए, चाइना को थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील कराने के लिए। और लास्टली हम इस बात को अनअपोलोजेटिकली एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ, हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका। अगर इस बात से चाइना को तकलीफ है, अगर ये बात चाइना को पिंच करती है कि भारत और अमेरिका बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो इससे हमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि चाइना जितना ज्यादा अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही भारत के पास एक वैलिड रीजन बनता है कि वो अमेरिका के और नजदीक आए। तो वी मस्ट बिकम मोर ओपन एंड फोर्थकमिंग अबाउट आवर रिलेशन विद अमेरिका, ताकि कल को चाइना को भी पता हो कि अगर मैं इंडिया को अटैक करता हूं तो चाइना को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई इंडिया के बैक में यूएस खड़ा हुआ है, यानी कि इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यूएस खड़ा हुआ है। तो ये बात, एक मैसेज, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग चाइना को भी भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंत में, बीजिंग विल गो इजी ऑन न्यू दिल्ली इफ द लैटर गोज स्लो विद वॉशिंगटन। ये एक बहुत डेंजरस एक्सपेक्टेशन है कि चाइना के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हम अमेरिका के साथ दूरी बना लें। नहीं, अब अगर चाइना को प्रॉब्लम है कि हम क्वाड में आए हैं, तो इससे हम अपने रिश्ते तो नहीं खराब कर सकते जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या अमेरिका के साथ। तो अंडर बैलेंसिंग अप्रोच जो है, यानी कि हम चाइना को, यानी कि जो एक क्लैरिटी हम नहीं लेके आ पा रहे हैं एज फार एज अवर अप्रोच टुवर्ड्स चाइना इज कंसर्न, इसने हमको मदद नहीं करा। सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर मोर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज ऑफ हाउ टू बैलेंस आउट चाइना। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, Acer 2022 estimates tell a story of recovery rather than one of loss। तो क्या व्यूज हैं आपके, कमेंट कर सकते हैं 150 वर्ड्स में, इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत दिनों से हम अपने मॉडल आंसर्स पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। आज शाम को आपको पिछले कुछ हफ्ते के जितने भी मॉडल आंसर्स थे, शाम को 6 बजे आपको पिंड मिलेंगे। तो ये ग्रुप का नाम एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग है। यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने आंसर्स पोस्ट करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, पीयर टू पीयर रिव्यू यहाँ पे रहता है। अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। सो बाकी दोस्तों, आज की डिस्कशन एनालिसिस के वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।